less intermolecular space, very tightly packed, less intermolecular space. Force of attraction is very strong और इसीलिए बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, रिजिड होते हैं. इट इज नॉट कंप्रेसिबल, हम कंप्रेस नहीं कर सकते और कंप्रेस भी नहीं कर सकते हम इसको. इसकी शेप फिक्स होती है, ये अपने शेप को. जो लोग द्वारका के बच्चे अपने नाम के आगे द्वारका लिखो, तुम्हें क्या लगता है सॉलिड के अंदर स्पेस होता है तो कम होता है कि ज्यादा होता है कि नहीं होता? मैं यू विल गेट सम सरप्राइजेस कि कितना स्पेस होगा कितना नहीं होगा. जो सॉलिड स्टेट होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड होता है. लेकिन फिर भी इसके अंदर मतलब सॉलिड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यही होती है कि उनके अंदर स्पेस कम से कम प्रेजेंट हो, स्पेस कम से कम प्रेजेंट हो, वो होता है सॉलिड. लेकिन इतना कम से कम रखने के बाद भी हमारे पास हम 3 टाइप्स के अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें से पहला वाले में 74% पैक्ड होता है, यानी कि 26% स्पेस होता है. सबसे पहला वाला हम पढ़ेंगे जो सबसे बेस्ट सॉलिड है अब तक का, उसके अंदर हम पैकिंग पढ़ेंगे कि 74% टाइटली पैक्ड होता है और 26% स्पेस होता है. सेकेंड नंबर पढ़ेंगे हम इसमें, सेकेंड टाइप का सॉलिड पढ़ेंगे जिसके अंदर 68% पैक्ड होगा और रेस्ट 100 माइनस 68 विच मींस 22%. 22 ही होगा ना मैम? 30. तो इस वाले केस में 32% होगा. और थर्ड टाइप का हम सॉलिड पढ़ेंगे जिसमें 52.4% पैक्ड होगा एंड रेस्ट विल बी योर स्पेस, रेस्ट स्पेस होगा. 37.6%. तो ये इस तरीके से सॉलिड की 3 वैरायटी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से यू कैन सी कि इतना पैक तो जिन लोगों को कम लगता था उन लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होगा कि 0.01 इमेजिन करा किसी ने 1 बोला, किसी ने जिन्होंने चैप्टर पढ़ के बोला फिर उनके लिए तो गेसिंग पावर कम, मतलब फिर मैं गेस नहीं बोलूंगी क्योंकि जब मैंने भी पहली बार सोचा था तो आई वाज नोइंग कि हम 9 से यही पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस. सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज्यादा होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. तो आई वाज आल्सो मतलब गेसिंग कि 1% या 2% इतना ही स्पेस होगा. तो जिन्होंने मतलब ये लिटरली शॉकिंग है कि जब सॉलिड्स को बहुत अच्छा पैक करते हैं, बहुत अच्छा पैक करते हैं, इसके बाद भी वो सॉलिड 74% ही पैक हो पाता है, रेस्ट जो होता है उसके बीच में स्पेस होता है. अब हम इस बार चैप्टर में पढ़ेंगे स्पेस होते क्यों है और स्पेस को कम करने के लिए व्हाट कैन वी डू, क्या हो सकता है. अच्छा, सॉलिड जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड द अनदर वन इज अमॉर्फस सॉलिड. सॉलिड जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप, वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अनदर इज अमॉर्फस सॉलिड्स. सो अमॉर्फस सॉलिड्स और इसके बीच में डिफरेंस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले समझेंगे एंड देन आई विल टीच यू. सबसे पहले व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहले एक वर्ड कि ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब सॉलिड्स के कहने का मतलब है यही सॉलिड्स ट्रू होते हैं और ये तरीके से आप क्या जो स्यूडो सॉलिड्स है झूठे हैं, जैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है ऐसे ही सॉलिड्स के नाम पर झूठे हैं, झूठा स्यूडो सॉलिड होता है या फिर सुपर कूल लिक्विड. आपको डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो सारे सॉलिड होता है और जो ये होता है ये स्यूडो सॉलिड कहलाता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड होता क्या है, मतलब अगर एक फिक्स टाइप का अरेंजमेंट अगर पूरी ज्योमेट्री में ये अपने आप को रिपीट करता है, एक फिक्स टाइप का अगर पैटर्न पूरी ज्योमेट्री में अपने आप को रिपीट करता है तो दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड. मतलब एक फिक्स टाइप की ज्योमेट्री पूरे सॉलिड्स में अपने आप को देख रहे पूरा पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे बना दें तो और हो जाएगा. तो अगर एक फिक्स टाइप की ज्योमेट्री पूरे सॉलिड्स में अपने आप को रिपीट कर रहा है तो दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और अगर कोई दीन दुनिया ईमान नहीं है इसका, कभी ये हेक्सागोनल है, यहाँ पर भी हेक्सागोनल है, फिर यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे पेंटागोनल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ पे फिर से हेक्सागोनल है. तो मतलब आपके पास एक फिक्स ज्योमेट्री नहीं होगी. इसको हम इस चीज को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब एक तरीके की शेप को वो पूरा एंटायर लैटिस में अपने आप को रिपीट करता है. तो इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है एंड दे आर
शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आप एक तरीके से समझ सकते हो कि अगर सॉलिड्स की सही पहचान है तो दैट इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और उसके अलावा जो सॉलिड्स होता है दैट इज द झूठा सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। इनके में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है व्हिच मींस कि दिस ज्योमेट्री इज वी कैन रिपीट एंटायरली, पूरा हम रिपीट कर सकते हैं। और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, कोई एक फिक्स ज्योमेट्री बहुत लंबे टाइम तक फॉलो नहीं होती है। तो दिस इज ट्रू सॉलिड, दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ट्रू सॉलिड तो झूठे सॉलिड है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तीसरा, अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अगर आप इस सॉलिड को कट करते हो, अगर आपने सॉलिड को कट किया तो आपका जो क्लीवेज आएगा वो क्लीन क्लीवेज आएगा। क्लीन क्लीवेज मतलब जैसे शीशा टूटता है, धड़, वो मूवी में दिखाते हैं ना कि ऐसे करके निकला होता है, मैं अपने आप, तो वो जो इस तरीके से जो टूटता है ना, अगर कोई भी सॉलिड जब टूटता है और उसका क्लीन क्लीवेज नहीं होता तो वो अमॉर्फस सॉलिड होता है, यानी ग्लास एक अमॉर्फस सॉलिड है। और जो सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं वो टूटने पे गिरते नहीं। आपके घर, हमारे घरों में जो ये जो ग्लास के बर्तन होते हैं जिसका हमें टूटने का डर होता है वो जनरली अमॉर्फस होता है। अगर तुम क्रिस्टलाइन मतलब क्योंकि वो टूटते हैं तो उससे हाथ कटने का डर होता है, बट इफ यू हैव द क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आप लोगों को ये डर नहीं होगा कि हाथ कट जाएगा, क्योंकि जब वो टूटेगा तो क्लीन क्लीवेज के साथ टूटेगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे सॉलिड जिनको आप कट करते हो तो अगर उनके क्लीन क्लीवेज आते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जिनके क्लीन क्लीवेज नहीं आते उनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। आई होप कितनी आपकी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसके और इसके बीच में कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प मतलब कैरेक्टरिस्टिक, अब जाके मेल्ट होगा, अब जाके। इनका इस तरीके से कोई शार्प नहीं होता। यहाँ तक किसी को डाउट है? जितने डिफरेंसेस मैंने बोले होते हैं, और मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि ये होता क्या है। हम लोगों को सस्ता देखना होता है, हम लोगों को अब हमारी पॉकेट से रिलेटेड देखना होता है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे और पता चलेगा। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कौन सा अच्छा सॉलिड, तो ये सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड को भी स्ट्रेंथ दी जा सकती है लेकिन वो अमॉर्फस होगा, आप उस मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छे सॉलिड्स कहलाते हैं, या जो सॉलिड की जो डेफिनेशन है उसमें जो अपने आप को सेट करता है, उसका एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अभी मैं सारे एग्जाम्पल दूंगी लेकिन मेरे को इसके बारे में एक इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे बताना कि मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायग्राम बना रही हूँ कि अमॉर्फस। जो मैंने डायग्राम बनाया है क्रिस्टलाइन का है। आप लोग इसके साइज को ना देखें कि मतलब ह्यूमन एरर है, ये छोटे वाले सारे सेम साइज के हैं, ये बड़े वाले सारे सेम साइज के हैं, रेस्ट इज ह्यूमन एरर। तो जो मैंने डायग्राम बनाया है क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है? क्रिस्टलाइन, क्योंकि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, ये ऑर्डर फॉलो होता जा रहा है। दो डिफरेंट शेप होने का मतलब नहीं है पूरे एंटायर लेटिस में सेम ज्योमेट्री फॉलो हो रही है। तो पूरी ज्योमेट्री अगर फॉलो हो रही है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रॉपिक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। व्हाट डज इट मीन मैम? क्योंकि हो सकता है 2 मार्क्स का आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए बोर्ड में कि डिफाइन एनाइसोट्रॉपी, बट रिमेंबर ये ब्लैंक आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको अगर आप इस डायरेक्शन में मेजर करते हो, अगर इस डायरेक्शन का नाम रख दूं मैं ए डैश, तो इसमें कुछ और आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करती हूँ तो कुछ और आएगा, इस डायरेक्शन में मेजर करती हूँ तो कुछ और आएगा। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेजर करते हो तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी आती है, और इस तरीके के आने को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। जबकि ये उसका उल्टा होता है अमॉर्फस सॉलिड में। अमॉर्फस सॉलिड में जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है दे आर सेम इन एवरी डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको भी दिखाने वाली हूँ, and this is very 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 important, very important। Anisotropic का मतलब होता है कि we have same physical properties
इन एवरी, हर लाइन में अगर हमारे पास सेम प्रॉपर्टी है तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइसोट्रॉपी, और अगर ये फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अलग अलग आ रही है तो हम उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। और एनाइसोट्रॉपिक का एग्जांपल है, मतलब एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है और आइसोट्रॉपी अमॉर्फस की प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट को आई डोंट वांट टू फॉरगेट एवर, प्लीज इस बात को अपने दिमाग में सेट कर ले, फिक्स कर ले, इस बात को अच्छे से फिक्स कर ले। क्या बोला है मैंने, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर अनाइसोट्रॉपी इन नेचर and amorphous solids are isotropic in nature. What is the meaning between these two? In isotropic में जो physical property है वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, आइसोट्रॉपिक में हर डायरेक्शन में सेम होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। आप लोग साथ साथ लिखते जाए ताकि मैं आपको साथ साथ डायग्राम्स भी दिखाती जाऊँ। सो द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक shape, amorphous solids have irregular shapes, they have sharp melting point, they do not have sharp melting point, they are true solids and they are called pseudo solids or super cooled liquids. Please remember it, pseudo solid झूठे हैं ये and super cooled liquids. Long range order, short range order, लिखे यहाँ तक जल्दी जल्दी। लिक्विड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, ये शॉर्ट रेंज। दिव्यांश लिख रहे हो? अंकित, डिफरेंट डायरेक्शंस। एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब दे हैव फिजिकल सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। और ये अनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत भी इंपॉर्टेंट होता तो मैं कुछ नहीं कहती, बट बहुत ज्यादा है। उन्नति तुम्हें शायद जब कराया होगा तो सिलेबस ये रहे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल, कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉमन सॉल्ट, पोटेशियम नाइट्राइट एक्सेट्रा। और अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स भी है ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये सारे अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। और जरा देखो अनाइसोट्रॉपी का डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा छोटा कर देती हूँ स्क्रीन पे। तो ए डैश ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। पहले रेड और ब्लू कलर के वो रखे हुए हैं डायग्राम, मतलब अरेंजमेंट। तो तुम देखो ए डैश और ए, बी डैश और बी। तो जो प्रॉपर्टी ए डैश ए वाली लाइन में है सेम प्रॉपर्टी नहीं आई बी डैश बी वाली लाइन में, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। तो व्हाट इज एनाइसोट्रॉपी? different physical properties in different direction, different physical properties in different direction. तो anisotropy crystalline solids का एग्जांपल है। आपको पता है anisotropy crystalline की प्रॉपर्टी होगी और आइसोट्रॉपी जस्ट उल्टा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज in every direction means isotropy, and if you have different then anisotropy. Am I clear to everyone? And it's very 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 important. क्रिस्टलाइन में देखो कितना अच्छा प्यारा अरेंजमेंट है, वाह वाह वाह, पूरा मोतियों का हार, पहले 3 फिर 2 फिर 3, इतना सुंदर सुंदर मोती अरेंजमेंट है। अमॉर्फस में देखो टेढ़ा मोड़ा केड़ा पेड़ा तेड़ा। तो दिस इज ये क्वार्ट्ज ही है, क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन फॉर्म में अरेंज कर रखा है और यहाँ पे क्वार्ट्ज को ही क्या कर रखा है, अमॉर्फस फॉर्म में अरेंज कर रखा है। डन 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 डन, ऑर्डर में सेट कर दूं तो वो क्रिस्टलाइन होगा, और अगर नहीं करती हूँ तो दैट इज योर अमॉर्फस। क्लियर है? 1000 रुपए हैं, तो प्लीज गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी नोट। तो नोट नंबर 1, the substances which show same physical properties, that is electrical conductivity, thermal conductivity, refractive index etc. in all directions are called isotropic substance. और अगर अनाइसोट्रॉपिक आ जाए तो सारी प्रॉपर्टी ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज के वही लिखोगे, ये वो प्रॉपर्टीज जरूर मेंशन करना है, बिना मेंशन किए हुए डेफिनेशन लिखोगे you won't get marks. So please write all these properties in bracket. The substances which show same physical properties like electrical conductivity, thermal conductivity, refractive index
etc. in all directions are called isotropic substances. And if you have these properties different in different directions, that means कि they are anisotropic in nature. So isotropic में ये सब same होता है, anisotropic में ये सब different होता है. बिल्डिंग्स को देखते हो, अगर आप गलती से एक आर्कियोलॉजिस्ट बन जाते हो या कोई सर्वे वाले बन जाते हो, या कुछ लोगों की ना वो बहुत अच्छी होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या अच्छी होती है, चीजों को अच्छे से क्यों वो देखोगे ना जो बहुत पुरानी है, जो बाबा आदम के जमाने की है, कि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो वही पूरा का पूरा गिर जाए. अगर आप उनकी बिल्डिंग्स को देखोगे और उनकी स्पेशली विंडोज को देखोगे, तो व्हाट विल यू फील कि जो ऊपर से उनके ग्लासेस हैं वो बहुत थिन है और बॉटम पे बड़ा थिक है. मतलब नीचे से ग्लास मोटा है और ऊपर से बड़ा पतला है. इतना पतला हो जाता है तो एक बार तो अगर गलती से ठीक से जोर से इसका पत्थर मार दो, एक स्टोन को भी स्प्लैश कर दो इसके ऊपर, तो यू विल, मतलब इसका पूरा का पूरा शीशा टूटने का ट्रेंड रखता है. तो अल्टीमेटली ये क्या होता है कि जो पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है, ओल्ड बिल्डिंग, उनके जो ये होते हैं विंडोज के, ये जो विंडोज बनी होती है, खिड़कियां जो ग्लासेस के बने होते हैं, दे आर वेरी थिन. ऊपर से बहुत थिन होते हैं और नीचे से बहुत थिक होते हैं. तो ये अमॉर्फस सॉलिड है. ऐसा सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड होता है. क्या हम सॉलिड को कह सकते हैं कि सॉलिड फ्लो करते हैं? क्या हम सॉलिड को कह सकते हैं फ्लो करते हैं? क्या सॉलिड्स फ्लो करते हैं? आंसर है नहीं. सॉलिड्स की ट्रेंड ही नहीं फ्लो करने की. फ्लो करने की टेंडेंसी है लिक्विड की और गैसेस. तो इसीलिए उनको हम बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं फ्लूइड्स. एक तरह बच्चों ध्यान देना, फ्लूइड्स कहते हैं हम लोग लिक्विड को और गैस को. और इनको क्यों कहते हैं फ्लूइड्स? क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी की फ्लो करते हैं. अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव टेंड्स टू फ्लो. अमॉर्फस सॉलिड्स का फ्लो करने का कोई ट्रेंड नहीं, सॉरी, सॉलिड्स का कोई ट्रेंड नहीं होता फ्लो करने का. लेकिन अमॉर्फस सॉलिड स्टिल ये वाला प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लो करने की टेंडेंसी सॉलिड्स की नहीं होती है. बट स्टिल अमॉर्फस सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है जो कि फ्लो करने का टेंडेंसी रखता है. और धीरे धीरे बहता बहता जो ग्लास है ना, ऊपर से स्लोली स्लोली, ये नहीं कि एक ही दिन में बह जाएगा, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम एंड सम टेम्परेचर. तो धीरे 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 बहता बहता ग्लास नीचे 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 सेटल हो जाता है. और नीचे से जो खिड़कियों के जो पैन होते हैं, दे गेट थिकर. तो इनके ग्लास विंडोज होते हैं, दे आर थिकर एट द बॉटम एंड वेरी थिन ऊपर से, सरफेस से. तो थिन और थिक का रीजन क्या है होता है बेटा? दिस इज द रीजन कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होता है, ये दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो like the liquids and gases, and they just flow down and just get deposited at the bottom. And that therefore the windows of old buildings, they have thicker bottom portion and मतलब as compared to the upper one. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सॉलिड्स अमॉर्फस सॉलिड्स है. और क्योंकि ये ऐसा काम करते हैं जो सॉलिड्स नहीं करते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड. तो ये दोनों ही नोट अगले नोट्स होंगे. क्या नोट्स बोला है मैंने? कि जो ग्लास विंडोज होते हैं ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, दे आर थिकर. उनका जो नीचे का पोर्शन होता है, दैट इज वेरी थिक. व्हाई इट इज थिक? क्योंकि ऊपर के जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, सो दे जस्ट फ्लो एंड सेटल डाउन एट द बॉटम. और क्योंकि बॉटम पे सेटल डाउन होते रहते हैं, तो ऊपर से थिन हो जाते हैं, नीचे से थिक. एंड व्हाई दे डू सो? बिकॉज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक टू फ्लो एज सॉलिड होके भी ये फ्लो करते हैं. इसीलिए हम इनको नाम देते हैं स्यूडो सॉलिड्स. सॉलिड नहीं हो तुम, झूठे सॉलिड्स हो. और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. तो इट इज नॉट अ सॉलिड नॉट लिक्विड. लेकिन हम इसको सॉलिड ही कहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज मैच करती है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टीज की जगह पे कुछ कुछ ये हरकतें भी दिखाता है, इसीलिए हम इसको स्यूडो सॉलिड्स कहेंगे. तो यही है. एग्जाम में ये लिख के आ जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में, and they will ask give reason why this thing happens. So glass window pans of very old buildings are found to be slightly thicker at the bottom than at the top. और इसका रीजन एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाएगा विद गिव रीजन. तो गिव रीजन आ जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? द ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड हेंस मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर. और इसके लिए इसके साथ एक और पॉइंट लिखवाऊंगी, पहले आप इतना लिख लो तो उसको आगे लिखते हैं. नेक्स्ट, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो
Therefore, these are also called as pseudo solids or supercooled liquids. So amorphous solids have a tendency to flow, and therefore these are called pseudo solids. Are called pseudo solids or supercooled liquids. Classification of amorphous solids. So, sorry, classification of crystalline solids. So we can see कि crystalline solids हमारी जिंदगी में ज्यादा मैटर करता है और इन सबके बीच में अलग अलग टाइप के और सबके पास अलग अलग टाइप के फोर्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो आपके जो crystalline solids के टाइप होते हैं, they are basically of 4 types. Molecular solids, NCERT के पार्ट में प्लीज कीप विद योरसेल्फ. अभी मैं आपको टेबल दिखाऊंगी, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरा है आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स. थर्ड वन इज नेटवर्क सॉलिड और कोवलेंट. नेटवर्क और कोवलेंट एक ही नाम है. तो हमारे पास 4 तरीके के सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर, आयनिक, नेटवर्क और कोवलेंट. और लास्ट वन होता है मेटालिक सॉलिड. तो मेटालिक सॉलिड इस तरीके से हमारे पास 4 सॉलिड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड, एंड देन मेटालिक सॉलिड्स. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अपने आप में ही 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है आयनिक, एक होता है नॉन आयनिक और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक, नॉन आयनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आयनिक, नॉन आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फिर हमारे पास क्या है, आयनिक सॉलिड की एक हम मतलब आयनिक और नॉन आयनिक को हम ये ना लिखे क्योंकि इसका एक आयनिक के टाइप है. हम इस पे एक और चीज लिख सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर. बेटर टू राइट पोलर एंड नॉन पोलर इंस्टेड ऑफ आयनिक, क्योंकि हम वहां पर आयनिक लिखेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होती है. तो यहाँ पर अगर हम आयनिक लिखते हैं तो हम अपने साथ गलत कर रहे हैं. तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक निकालोगे, मैं भी स्क्रीन पे एक टेबल शेयर करूंगी जिसमें कि हम इनके एग्जाम्पल लिखेंगे, इनके टाइप्स लिखेंगे. आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है एक तरीके से जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी जहां पर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव हम दिखाते हैं, वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं. जैसे MgCl2, ये सारे क्या है, आयनिक सॉलिड्स. नेटवर्क और कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, कार्बन के दोनों फॉर्म ग्रेफाइट एंड डायमंड्स. तो कार्बन का एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड. मेटेलिक के एग्जांपल्स है मेटल, एग्जांपल है कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. और पोलर में जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में पोलैरिटी डेवलप होती है, जैसे कि HCl. HCl में H और Cl के बीच में पोलैरिटी है. CCl4, सब एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल कर देते हैं. चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है आइस, जो कि हो जाता है वाटर. इस तरीके से वी हैव आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स. अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वी हैव 4 टाइप्स, M, M, M2Ni. रटने का तरीका M2Ni, अल्फाबेटिकली MnI होता है. तो M4 एक M से मॉलिक्यूलर, एक M से मेटालिक, N से नेटवर्क और I से आयनिक सॉलिड्स. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वी हैव 4 टाइप्स, मॉलिक्यूलर, आयनिक, नेटवर्क, कोवलेंट एंड मेटालिक. मॉलिक्यूलर, मेटालिक, नेटवर्क एंड आयनिक. और सबके एग्जांपल आप लोगों को ये एंट्रेंस के लिए ज्यादा याद करने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि इस बार ये MCQs टाइप है ना, इसीलिए मुझे स्टेट टेबल, आप लोग जरा एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हैं, मतलब हार्डली 4-5 पेजेस के पास बाद ये प्रेजेंट टेबल. मैम आइसोट्रोपिक बॉन्डेड, तो नॉन पोलर वाले में आप देख सकते हैं कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरीके से अटैच है. तो वही स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ नोबल गैसेस, ये सारे नॉन पोलर हैं. और इनके अंदर कौन से फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स. और इनके एग्जांपल है सॉलिड CO2, आर्गन, H2, I2, CCl4, CH4 एक्सेट्रा. और इनका फिजिकल नेचर कैसा है, सॉफ्ट.
ठीक है, एक बार आप लोगों को मेरी इस स्क्रीन शेयर के साथ कुछ और भी नजर आ रहा है क्या? जैसे ये वाला पोर्शन, इसको मैं पता नहीं कैसे हटाऊं। आप इसको तब तक टेबल से देखो अपनी बुक के। और ये आयनिक सॉलिड में, ये पोलर में और आयनिक सॉलिड में मुझे जरा टेंशन होती। बाकी आप लोगों को ये टेबल एज इट इज याद करनी है। क्या मैम नॉन इंसुलेटर पोलर और है, कोवेलेंट में भी तो, क्यों कोवलेंट भी क्यों होता है? मैम नॉन पोलर और कोवेलेंट एक ही तो हाँ, होते हैं। उसमें भी होता। तो मेरे को इसके लिए मेरे को टेंशन होती है कि मैं क्या करना है, लेकिन वो दोनों ही अलग है। कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और नॉन पोलर में क्या है कि उनके अंदर डिस्पर्शन फोर्स होता है। तो अगर आपको ये फोर्स के बारे में नॉलेज है तभी आप कर सकते हो। और एग्जाम में कभी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ, अगर ये आपने टेबल देखा होगा तो आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस चीज को चेक करना है। ये रस्टेड बुक नहीं है नालायक, ये स्क्रीन पे भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, दे आर इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स होते हैं। और आयनिक सॉलिड जो है, दे आर इंसुलेटर्स बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इज एक्वस सोल्यूशन। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं, इनके बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, आयरन, मैग्नीशियम, एंड यू आर नोइंग कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स और ये भी सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स, एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ कंडक्टर। तो आप लोग इस चीज को ध्यान देंगे जरा अच्छे से कि कौन इंसुलेटर है, कौन कंडक्टर है, किसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। तो ये सब चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। मैम ये शेल इसके अपने ऊपर चार्ज डेवलप करने की टेंडेंसी रखते हैं। यू कैन सी कि इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसको नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, और एक तरीके से शेयरिंग भी करना है। लेकिन जितने भी कार्बन है या एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, इस पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये पोलर में आ जाता है। मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है वो पोलर है, और जितने भी कोवलेंट वाले जितने नेटवर्क सॉलिड्स होंगे वो इसमें आ जाता है। तो अब तक हम जो 9th 10th पढ़ते आ रहे थे, उस 9th 10th में छोटी छोटी बातें थी, बच्चों जैसी बातें। अब 12th में आने के बाद और सॉलिड स्टेट पढ़ने के बाद इसमें भी शेयरिंग है, इसमें भी शेयरिंग है, लेकिन इसकी शेयरिंग पोलैरिटी की तरफ ले जाती है, इसकी शेयरिंग पोलैरिटी की तरफ लेकर नहीं जाती है। और दूसरा, अगर आपको 11th याद है तो हमने एक रूल पढ़ा था, फजान्स रूल, which states that all ionic compounds have some covalent character, और जो कोवलेंट होते हैं उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं। तो बस आपको जो इस लेवल पे टेंशन या आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उसका एक ही रीजन, एक ही तरीका है कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब शेयरिंग है और पोलर है तो आप उसको मॉलिक्यूलर के अंदर डालोगे, शेयरिंग है और पोलर नहीं है तो उसको एल्यूमिनियम नाइट्राइड डालोगे। दूसरा यही है कि बेस्ट एग्जाम तरीका यही है कि आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को अपनी आंखों के सामने से जाने दो ताकि आप लोगों को पता रहे। नो, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर आपका घर देखें हम लोग, तो आपके घर का जो सबसे छोटा ब्लॉक होगा उसको हम कहेंगे ब्रिक। भाई आपके घर में अगर ब्रिक को तीनों डायरेक्शन में, अगर हम आपके घर के ब्रिक को तीनों डायरेक्शन में क्या करें, स्प्रेड कर दें, तो आपका पूरा घर बन जाएगा। तो आपके घर का मैं पूछूं यूनिट सेल क्या है तो आप कहोगे ब्रिक। अगर मैं कहूंगी ह्यूमन बॉडी का यूनिट सेल क्या है तो बोलोगे सेल। 9th में एक चैप्टर भी था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। तो यूनिट सेल की उस पूरे का एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि उसका बेसिस रखता हो। तो यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल वो फाइनल स्ट्रक्चर है जिसको इस डायरेक्शन में और इसके 3D फॉर्म में हम उसको अगर स्प्रेड करें तो पूरा क्रिस्टल लैटिस को जन्म दे देता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मेरे पास सपोज एक ये बॉक्स है। अगली क्लास में ना मुझे, मतलब थर्सडे वाली क्लास में आप लोग अपने साथ ना कोई क्यूब रख के बैठे। आजकल तो वो ऐसे आप लोग इमेजिन कर पाओगे। तो रूबिक्स क्यूब या फिर घर में कोई बॉक्स पड़ा हो, कुछ भी, अगर क्यूब वाला शेप में ना हो तो क्यूबॉइड भी चलेगा। जैसे मेरे पास एक ये शेप है तो आप अपने पास रख सकते हो सो दैट वी कैन इमेजिन। तो अगली क्लास में ये रहेगा, अगली क्लास में वीडियो भी चलेगी। इसी डायग्राम को इधर और मतलब एक और क्यूब, एक और क्यूब, एक और क्यूब बना के मैं इधर 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 इस तरीके से जनरेट करती जाऊँ, नीचे भी इस क्यूब को जनरेट करती जाऊँ, तो एक पूरा क्रिस्टल लैटिस जन्म हो जाएगा। तो यूनिट सेल एक छोटा ब्लॉक, एक तरीके से सोच लो वो ब्लॉक जिसकी वजह से एंटायर लैटिस इज इवॉल्विंग, देयरफॉर इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन which when get repeated in every different directions it give rise to the
entire lattice. तो जो छोटा ब्लॉक होता है जो अपने आप को रिपीट करता है in 3D and give rise to the entire lattice is known as the unit cell. I hope you all are clear with this thing. यूनिट सेल क्या होगा? आई होप कि मैं आपको ये वाला लेटेस्ट, ये आपके पास एक यूनिट सेल है दिख रहा है जिसके ऊपर मेरा स्टार प्लस का साइन चल रहा है. तो ये यूनिट सेल अपने आप को जब 3D में, मतलब ये यूनिट सेल इसके ऊपर क्यूब है, इसके इधर भी क्यूब है, इधर क्यूब है, तो हर जगह क्यूब क्यूब. अब आपको देखना पड़ेगा क्यूब कैसे बन रहा है. तो ये क्यूब जब अपने आप को पूरे 3D डायरेक्शंस में अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आप को स्प्रेड कर देता है, तो ये किसको गिव राइज करता है? ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस को. जो ये पूरा डायग्राम है बेटा, दिस इज क्रिस्टल लैटिस. और जो इसमें कवर वाला पोर्शन है, मतलब जिसमें कलर किया हुआ है, ये येलो येलो डर्टी फेलो, तो ये जो डर्टी फेलो वाला कवर है लैटिस का मतलब होता है कि जब ये एक यूनिट सेल अपने आप को 3D में पूरा का पूरा क्या कर ले, अरेंज कर ले, तो वो पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है. क्रिस्टल लैटिस मैं भी इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी. जब भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे प्लस हो माइनस हो, ये अपने आप एक रेगुलर ज्योमेट्री में सेटअप कर लेते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. और उस क्रिस्टल लैटिस का जो छोटा सा पोर्शन है जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस बना, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल. तो यूनिट सेल एक छोटा सा उसका बिल्डिंग ब्लॉक है. ये अपने आप को जब ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब 3D फॉर्म में अपने आप को जनरेट कर लेता है, रिपीट कर लेता है, तो ये क्या बना देता है? क्रिस्टल लैटिस. तो आप लोग इस चीज को डिफाइन कर लेंगे. यूनिट सेल इज व्हाट? द स्मॉलेस्ट 3-dimensional repeating portion of a space lattice which when repeated over and again, which was repeated over and again in different directions produces the complete crystal lattice. इसको हम कहते हैं यूनिट सेल. तो यूनिट सेल क्या है? एक ऐसा छोटा 3D स्ट्रक्चर जिसको हम अगर डिफरेंट डायरेक्शन में रिपीट करते हैं तो वो क्या करता है? एक पूरे क्रिस्टल लैटिस को प्रोड्यूस करता है. एक सिंपल एंगल को देखूंगी तो इट विल बिकम द यूनिट सेल. मतलब ह्यूमन बीइंग का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर ह्यूमन बीइंग जो एक क्रिस्टल लैटिस है, तो उसका जो सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो सेल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट सेल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं